हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं तुम लोगों को समझाऊंगा व्हाट इज़ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसका पोस्टुलेट्स क्या क्या है, हम लोग समझेंगे इसका एप्लीकेशन और किस तरह से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है ये भी मैं समझाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, किस तरह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वीबीटी अप्लाई करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के लिए बाय द पिक्टोरियल नोटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। सो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा। सो वेलकम टू योर चैनल नववरुण इजी केमिस्ट्री एंड माय नेम इज नववरुण भट्टाचार्य। बच्चों, वीबीटी जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ये रिलेटेड है कोवैलेंट बॉन्ड से। मतलब ये थ्योरी को लाया गया था कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जिस बच्चों को कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आइडिया नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं जस्ट छोटा सा जिस्ट में बता देता हूँ कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड में देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between the atoms of non-metals takes place। देखो, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है ना, नॉन मेटल्स अपना ऑक्टेट या डुप्लेट या कह सकते हो कि नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन। देखो बच्चों, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग को सब पता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा हुआ? हीलियम। तो ये क्या करेगा, ये और एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है और ये H2 बना सकता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे शो करते हैं? H डॉट डॉट H, ये लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन का एक्सप्लेन करूँ तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ एक ऑक्सीजन ड्रॉ किया, यहाँ पे और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे होता है या वैलेंस ऑर्बिट पे होता है। इसको और 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट या टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है? ऑक्सीजन का नियॉन है, राइट। तो ये क्या करेगा, मतलब इसको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर ये कहीं से भी और 2 जुगाड़ कर लिया या शेयर कर लिया तो क्या होगा ना, इसका 10 का कोटा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, 2-2 करके इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस तरह से ये बनाता है, जैसे ये H2 बनाया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये क्या बनाएगा बच्चों? 1 2 3 4, ये जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मैं इसको यहाँ रखता हूँ सेंटर में, और इस तरह से लुईस ने एक्सप्लेन किया कि देखो किस तरह से O2 बन गया, राइट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर, अगर हम लोग लुईस फॉर्मूला या लुईस स्ट्रक्चर से जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, ये प्रिसाइज एकदम लोकेशन दे रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन यहीं पे हो रहा है, एक प्रिसाइज लोकेशन दे दिया है। बस यहीं से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है।
बच्चों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करता है, ये कोई प्रिसाइज एक जगह में ठहरने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो क्वांटम थ्योरी जो तुम लोग चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो कि क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव ड्यूअल नेचर, या हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल का नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। इस चीज को हम लोग ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं या ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, ठीक। मतलब अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर से चल जाता हूं, अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर से देखता हूं कि एक एटम या मॉलिक्यूल को समझाने के, उसका बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश करता हूं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रीसाइज एकदम लोकेशन दे दिया गया है, एग्जैक्ट देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे सुंदर से जाके बैठा हुआ है। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से सोचेंगे तो देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। नाउ यहीं पे आया एप्लीकेशन क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब लुईस ने तो एक्सप्लेन करके चल गया कि देखो बाबू कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे करके शेयर होगा, सेंटर में रहेगा, दो सेम एटम हुआ तो सेंटर में रहेगा, दो डिसिमिलर एटम हुआ तो ज़्यादा ताकतवर जो होगा, जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रॉन उसका और ज़्यादा घिस जाएगा। एनीवेज, तो ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी कहीं ना कहीं इज नॉट सफिशिएंट, इट वाज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द प्रॉपर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो एटम्स में तो इलेक्ट्रॉन्स ड्यूअल नेचर शो कर रहा था। क्या का ड्यूअल नेचर शो कर रहा था? एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्या का ड्यूअल नेचर शो कर रहा था? इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसको हम लोग ड्यूअल नेचर कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये ड्यूअल नेचर ये मॉलिक्यूल्स में भी शो कर रहा है जब बॉन्डिंग कर रहा है? यस, शो कर रहा है। ये चीज को हम लोग लुईस डॉट से एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में या लुईस का जो स्ट्रक्चर है कोवैलेंट बॉन्डिंग का, उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रिसाइज लोकेशन दे दिया गया था। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स कोई एक जगह में रहता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह में कभी भी नहीं ठहरता है। इलेक्ट्रॉन्स का घर कहाँ है? ऑर्बिट तो एक बहुत बड़ा सा जगह हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स रहता है ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स रहता है ऑर्बिटल्स में, और यहीं से तो आता है क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग एस पी डी एफ, ये सब क्या है? ये सब ऑर्बिटल्स है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है मॉलिक्यूल्स में, तो कहीं ना कहीं वो अपना घर को भी शेयर कर रहा है, मतलब ऑर्बिटल्स को भी शेयर कर रहा है। यही तो है वीबीटी, ओके। तो ये थ्योरी को सबसे पहले कौन लाया था? सबसे पहले लाया था बच्चों लंडन एंड हिटलर ने, ओके। द फर्स्ट पर्सन जो ये थ्योरी को लाया था, क्वांटम थ्योरी को, थ्योरी से कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझाया था, उनका नाम है लंडन एंड हिटलर। लंडन एंड हिटलर, ये दोनों सबसे पहले ये थ्योरी का एप्लीकेशन किया टू एक्सप्लेन कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, बाय क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स से कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश किया। मतलब नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स बट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी इसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। बाद में इसको मॉडिफाइड कौन किया? मॉडिफाइड कौन किया? मॉडिफाइड किया पॉलिंग्स एंड हिटलर, सॉरी पॉलिंग्स एंड स्लैटर, ये दोनों ने बाद में इसको मॉडिफाई किया, इस थ्योरी को, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि इस थ्योरी का पोस्टुलेट्स क्या क्या है, ये थ्योरी क्या कहता है। इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये थ्योरी में हम लोग खाली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इस थ्योरी में बात होगा ऑर्बिटल्स का, बात होगा क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है, कि खाली इलेक्ट्रॉन्स ही खाली शेयर नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो घर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके। जिन बच्चों को ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पता है
उसको मैं छोटा सा बता देता हूँ बच्चों। ऑर्बिटल्स आर सच स्पेस, ऑर्बिटल वो जगह होता है एक एटम के अंदर में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है एक एटम का कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाता है, जहाँ वो उसका लोकेलिटी है, जहाँ पे उसको तुम लोकेट कर सकते हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस स्पेस को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स को हम लोग एस पी डी एफ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो इस वीडियो को जो इससे पहले कोवैलेंट बॉन्डिंग या फ्रेशली एकदम देख रहे हो उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसका पोस्टुलेट। समझते हैं कि वीबीटी या क्वांटम मैकेनिक्स ये कैसे एक्सप्लेन करता है एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन को। तो सबसे पहला जो है ये कहता है द फर्स्ट पोस्टुलेट्स, तो इसको हम लोग बच्चों पोस्टुलेट्स कहते हैं। दिस इज नोन एज पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये कहता है while forming a bond the outermost half-filled orbitals takes part and overlap ओके। तो ये क्या कह रहा है कि while forming a bond, जब एक बॉन्ड बनता है, द आउटर मोस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होगा, जो कि वैलेंस, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा वही टेक पार्ट करेगा एंड ओवरलैप with each other of each bonding or participating एटम्स। मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। कि सपोज करो ए एक एटम से और बी एक एटम से, ठीक है। तो ए एटम्स का बाहर में जितना हाफ फील्ड रहेगा और बी ऑर्बिटल्स में बाहर में, बच्चों ये बॉक्स को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 सपोज करके रखो कि इसका एक हाफ फील्ड है, ठीक है, और इसका 3 हाफ फील्ड है। तो ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है यही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट कि जब कोई एटम्स बॉन्डिंग करता है तो उसका जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है वही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होगा वही पार्टिसिपेट कर पाएगा। ओके, सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है? पोस्टुलेट्स नंबर 2, फुल कंप्लीटली filled orbitals do not take part in bond formation or overlap, ठीक है। तो देखो, जब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होगा दे विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब जो ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट में है लेकिन कंप्लीटली फिल्ड है, अब ऑर्बिटल्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है? ऐसे बॉक्स देके, ठीक है। अब एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स का कंप्लीटली फिल्ड है वो ऑर्बिटल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग करने के लिए हमेशा ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जाके हम लोग को काम में आगे लगने वाला है। ओके,
चलो मैं मिटाता हूं ऊपर वाला। देखो नंबर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द bond depends upon the extent of overlapping, extent of overlapping मतलब कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्बिटल कितना ओवरलैप कर रहा है, कितना ओवरलैप कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल कितना ओवरलैप कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो 4th पॉइंट, for s orbitals the bond formed, देखो बच्चों जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। ठीक है। सो द s ऑर्बिटल, फॉर s ऑर्बिटल द बॉन्ड फॉर्म does not show any preference डायरेक्शन। देखो s ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल होता है। ठीक है। तो s ऑर्बिटल ये कभी भी तुम्हारा कोई डायरेक्शन नहीं दिखा सकता क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में जब बॉन्डिंग होता है तो कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको मिटा रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 को, वहीं पे अगर p ऑर्बिटल हुआ या d ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, अगर p ऑर्बिटल फॉर p और d ऑर्बिटल्स द बॉन्ड formed are directional मतलब देखो जो p बॉन्ड, जब पाई ऑर्बिटल्स या d ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो इसमें कुछ डायरेक्शन होता है, x एक्सिस, z एक्सिस, y एक्सिस, हम लोग एक्सिस से दिखाते हैं इसको। ठीक है। लेकिन ये तो स्फेरिकल था s ऑर्बिटल, इसमें तुम कोई एक्सिस से तुम नहीं दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये हो गया s ऑर्बिटल जब कोई और एक s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, या s ऑर्बिटल किसी और s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो जाता है बच्चों। ठीक है। क्योंकि ये स्फेरिकल है। लेकिन p के साथ ओवरलैप कर रहा है, p d के साथ ओवरलैप कर रहा है, या d के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो डायरेक्शनल होगा। ठीक है। धीरे धीरे ये सारा बात हम लोग को आगे चलते चलते समझ में आ जाएगा। ओके। तो यहां तक तो समझ में आ गया, राइट। तो कोई भी एटम्स का उसका कितना उसका वैलेंसी है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितना उसका वैलेंसी है ये डिटरमाइन करेंगे। ओके। द वैलेंसी ऑफ एन एटम is determined by its half-filled orbitals। सो कौन सा एटम में कितना उसका वैलेंसी है ये डिटरमाइन करेगा उसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, मतलब उस एटम में कितना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो डिटरमाइन करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा 4, राइट। तो देखो यहाँ पे ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, 2p, p में 3 बॉक्स होता है, 3 डिब्बा होता है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 2 3 4,
ठीक है, तो कितना हाफ फील्ड दिख रहा है? 2 हाफ फील्ड दिख रहा है, ठीक है। तो जितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स दिखेगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। क्लियर हो रहा है? ओके, सो द वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ओके, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या कह रहा है कि जब एटम्स बॉन्डिंग कर रहा है वो ना कि खाली अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है बल्कि उसके साथ साथ अपना ऑर्बिटल्स को भी ओवरलैप करा रहा है, अपना ऑर्बिटल्स को भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये है क्वांटम थ्योरी का एप्लीकेशन, या क्वांटम थ्योरी से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को इस तरह से हम लोग समझा रहे हैं। और क्या कह रहा है कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओनली विल टेक पार्ट, मतलब जब भी बॉन्डिंग होगा तो हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन में ये वाला जो ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ये जो 2 हाफ फील्ड है ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। समझ में आ रहा है? ओके, और एस ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करता है तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो वो डायरेक्शनल ओवरलैपिंग करेगा। क्लियर हुआ? ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो ये था वैलेंस बॉन्ड का पोस्टुलेट, मतलब ये था वैलेंस बॉन्ड का पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स में क्या दिखाया कि क्या क्या हो सकता है क्वांटम थ्योरी में अगर हम लोग एक वैलेंस बॉन्ड को समझा रहे हैं या कोवैलेंट बॉन्ड को समझा रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? ओके, चलो अब समझते हैं कि किस तरह से हम लोग वैलेंस बॉन्ड मॉडल ये किस तरह से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ओके, पोस्टुलेट्स तो फुली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। देखो, तो अभी हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ स्टेबिलिटी। ओके, देखो बच्चों, बहुत सारा इंटरैक्शन होता है। क्या क्या इंटरैक्शन होता है? जैसे ये एक न्यूक्लियस है और ये बन गया मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहा है, ये एक एटम हो गया। यहाँ पे और एक न्यूक्लियस है और ये और एक एटम्स और उसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गया। अब जरा सोच के देखो, जब 2 एटम्स बॉन्डिंग करता है, ठीक है, जब 2 एटम्स बॉन्डिंग कर रहा है उसमें क्या क्या इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन मतलब यहाँ पे क्या क्या फोर्स, कौन कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस काम करता है, कौन उसको आगे खींचता है, कौन उसको पीछे धकेलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियाई और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरैक्शन क्या होगा? आप सोचो, न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन्स का तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये ऑपोजिट चार्ज वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो पहला जो थ्योरी का, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पहला जो इंटरैक्शन बता रहा है, ये कह रहा है कि जब एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये दोनों के अंदर में कौन सा काम करेगा? इंटरैक्शन। बताओ क्या लिखेंगे? न्यूक्लियाई, हाइफन दे रहे हैं, ये न्यूक्लियाई है और ये इलेक्ट्रॉन। ओके, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, समझ में आ रहा है? ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होगा, मतलब ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अट्रैक्टिव इंटरैक्शन। तो ये पहला हो गया, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा क्या फोर्स काम कर सकता है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या काम हो सकता है, क्या फोर्स काम कर सकता है? तो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा इंटरैक्शन होगा बच्चों? रिपल्सिव इंटरैक्शन। तो इसके बीच में होगा रिपल्सिव इंटरैक्शन। समझ में आ रहा है? ओके,
तो ये हो गया रिपल्सिव इंटरेक्शन। तो ये एक्चुअली हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉन्डिंग जब होता है क्या क्या माने फोर्स काम करता है, कंडीशन काम करता है, ये सब पैरामीटर्स इसको हम लोग को समझना है। थर्ड, न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, इसके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव, इसके बीच में होगा रिपल्सिव इंटर एक्शन। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं ये तीन इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कि दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा है, सेम चार्ज है तो दोनों को पुश करेगा, आने नहीं देगा क्लोज। ओके, और ये न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को पुश अट्रैक्ट करेगा, राइट, और ये न्यूक्लियस भी इसका न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। तो एक चीज हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि सेम चार्ज वालों में रिपल्शन होगा, ओके, और ऑपोजिट चार्ज वालों में अट्रैक्शन यहाँ पे होगा। तो अट्रैक्शन का फैक्टर्स कम नजर आ रहा है, रिपल्शन का फैक्टर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, वीबीडी कह रहा है कि बॉन्ड तभी बन सकता है अगर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ज्यादा हुआ देन द रिपल्सिव इंटरेक्शन। मतलब दो एटम्स अप्रोच तो करेगा एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ एक क्लोज अप्रोच कर रहा है, लेकिन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल होगा जब अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, जब वो दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, माने अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से, तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हम लोग देखते हैं हमेशा हर एक जगह में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारा केमिकल्स आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। सो इसका कारण क्या है कि जरूर वहां पे रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा होगा और अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कम होगा। तो वीबीडी ये क्लियरली कह देता है कि अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होगा केमिकल बॉन्ड, तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए रिपल्सिव इंटरेक्शन से। क्लियर हुआ? रिपल्सिव इंटरेक्शन से अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ओके, चलो इसका हम लोग समझते हैं एक एप्लीकेशन से, एक रियल केस एप्लीकेशन से, हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके, या किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोग वीबीटी अप्लाई करके उसको समझा सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा है धीरे धीरे वीबीटी। तो वीबीटी में ओवरलैपिंग का बात होगा, एसपीडी इसका बात होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं वैलेंस बॉन्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वीबीटी किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्क्राइब करता है वो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे एक प्लॉट बना रहा हूँ। ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट में मैं यहाँ पे इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ और नीचे में लिख रहा हूँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। चलो इसको अच्छा से समझते हैं, ठीक है। देखो, मैं एक रियल केस दे रहा हूं। देखा गया है कि अगर मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मैं ले रहा हूं, ठीक है, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को, ये गैसियस स्टेज में होगा, 433 किलो जूल ऑफ एनर्जी लगता है, तो ये स्प्लिट होके 2H बन जाता है, ठीक है। मतलब एटम्स में कन्वर्ट हो जा रहा है 2Hg। बच्चों इसको अच्छा से समझना है, ठीक है। तुमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 मोल हाइड्रोजन लिया, अब वो हाइड्रोजन को हम लोग हीट किए, कितना हीट किए, कितना एनर्जी प्रोवाइड किए, 433 किलो जूल ऑफ एनर्जी दिए, तब जाके वो टूटा, इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन में वो टूट गया, डिसोसिएट हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन में। क्लियर हो रहा है? ओके, कहीं ना कहीं ये हम लोग को आइडिया दे रहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन का एनर्जी जो है ये ज़्यादा है,
क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, देखो यहाँ पे चेक करो, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं इसका एप्लीकेशन करता हूं तो ये क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट साइड में है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी राइट साइड में होना चाहिए, मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट का है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो तुमने हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स लिया है, दिस इज H2 मॉलिक्यूल्स, राइट। मैंने इसको इतना अमाउंट ऑफ हीट दिया तो ये टूट गया एटम्स में। मतलब क्या हुआ कि एटम, हाइड्रोजन का एटम का कहीं ज्यादा एनर्जी है, कहीं ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक, और मॉलिक्यूल्स का कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। हाँ, इसका मतलब होता है कि जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करता है बॉन्डिंग करने के लिए, तो बच्चों उसमें एनर्जी डिक्रीज करता है। कौन सा एनर्जी डिक्रीज करता है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब जब तुमने ये दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम को लिए होगे और वो हाइड्रोजन एटम को क्लोज लाए होगे धीरे धीरे करके, तो उसमें से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर निकल गया होगा, तब जाके H2 बना होगा। ठीक है, इस कंडीशंस को हम लोग समझते हैं VBT से। चलो देखते हैं VBT क्या कहता है। ओके, देखो VBT में तो हम लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि जब रिपल्शन, इंटरैक्शन, ठीक है, और अट्रैक्शन, ठीक है, ये सारे चीज के बारे में बात हो रहा था। तो मैं दो हाइड्रोजन एटम को ले लेता हूं। चलो, ये मेरा एक हाइड्रोजन एटम HA है और ये मेरा एक हाइड्रोजन एटम HB है। बच्चों अच्छा से समझोगे चीज को, ठीक है। जब HA और HB लॉन्ग डिस्टेंस में था, मैंने इसको लॉन्ग डिस्टेंस में रख दिया, लॉन्ग डिस्टेंस में रख दिया, मैंने इतना ज्यादा डिस्टेंस में मैंने रख दिया कि जहां पे नो इंटरैक्शन वाला केस आ गया। नो इंटरैक्शन, ना तो इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है और ना ही इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, इतना दूर में तुमने उसको रख दिया। ठीक है, तो चलो यहां से हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने इसको, ये मेरा एनर्जी है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है, और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्लोज अप्रोच करते गया। मतलब मैं यहाँ पे इस डॉटेड लाइन लिख दिया, ड्रॉ किया, तो ये डॉटेड लाइन जब था तो यहाँ पे मैंने दिखाया एक हाइड्रोजन एटम HA और एक हाइड्रोजन एटम HA, मतलब यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा था। ठीक है, ये बहुत दूर में है। ओके, अब क्या किए, ये कंडीशन, इस कंडीशन को मैंने A नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया। ठीक है, अब देखो B, क्लोज अप्रोच किया, इसको और थोड़ा क्लोज लाते हैं, HA और HB। ठीक है, अब जब ये क्लोज आएगा बच्चों, तो इसके बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे H यहाँ पे था, चलो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखने में असुविधा हो रहा है। यहाँ पे एक H है, लिख देते हैं HA, समझ में आ जाएगा, और ये HB, ये सबसे ज़्यादा दूरी में था, तो ये कंडीशन मैंने A नाम दे दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है अब? ओके, अब ये क्या हुआ बच्चों, हम लोगों ने इसको और क्लोज लाना स्टार्ट कर दिया, क्लोज लाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएगा एनर्जी घटते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएगा तो एनर्जी इसका घटते जाएगा। तो कितना क्लोज लाए, तो इसको मान के चलो मैंने HA और HB यहाँ पे ला दिया, मतलब ये दोनों क्लोज आ गया। ठीक है, ये दोनों बहुत क्लोज आ गया, इस कंडीशन को मैं B दे दिया। ठीक है, अब देखो इसको और मैंने क्लोज लेके गया, इतना क्लोज लेके गया कि ये जो एक दूसरे का ऑर्बिटल से ये एक दूसरे का ऑर्बिटल्स को
ओवरलैप कर गया, इस तरह से ये ओवरलैप कर गया, ठीक है। HA और HB यहाँ तक मैंने उसको लेके गया, इतना क्लोज लेके गया इंटरेक्शन, ठीक है, इतना क्लोज लेके गया कि इसमें इंटरेक्शन हो गया, HA और HB बन गया। तो मैं यहाँ पे लाता हूँ HA और HB, तो ये मेरा कंडीशन C बन गया, ठीक है, ये मैं कंडीशन C बना दिया। ओके, अब देखो क्या हो रहा है। जैसे जैसे तुम देखो दो एटम्स को तुम क्लोज लाते जा रहे हो, जैसे जैसे मैं दो एटम्स को क्लोज लाऊंगा, होगा क्या ना, उसमें से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता रहेगा, ठीक है, उसमें से एनर्जी रिलीज होते जाएगा। अब ये एक सर्टेन लेवल तक आ जाएगा, मतलब ये नीचे आ रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, प्लॉट एकदम नीचे तक आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे ये प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये कुछ इस तरह से जा रहा है। देखो, तो ये हो गया मेरा B कंडीशन, ये हो गया मेरा A कंडीशन, और मिनिमम वाला कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C कंडीशन, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ दोनों में बॉन्डिंग हो गया। ओके, फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे दिखा रहा हूँ कि दोनों में ओवरलैप हो गया। ओके, एक चीज़ गौर करो, जितना क्लोज आ रहा है एटम उतना लेकिन उसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये एनर्जी घट गया, नीचे तक चल गया। ओके, अच्छा, तो यहां तक तो समझ में आता है। मैंने क्या किया, और क्लोज लेके गया। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, फिर मैं एक्सप्लेनेशन में जाता हूं, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसको और ओवरलैप करने की कोशिश किया, बोला नहीं हमको और ज़्यादा ओवरलैप करना है, ठीक है, तो कंडीशन डी दे दिया। अब जैसे ही कंडीशन डी दे दिया तो यहाँ पे डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। बच्चों समझोगे चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे जैसे मैंने दो एटम्स को, एक पहला कंडीशन क्या था, दोनों एटम्स को हम लोगों ने इतना दूर रखे थे कि कोई इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है। जैसे जैसे उसको पास लाते गए तो एनर्जी रिलीज होते गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि तब रिपल्सिव इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है। जरूर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन डोमिनेट कर रहा होगा तभी ये क्लोज आ रहा है, दिमाग लगाओ। जरूर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन डोमिनेट कर रहा था, ज़्यादा था, इसीलिए ये क्लोज आ रहा है, ठीक है। आते 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 सी तक चल गया, ठीक है। मैंने इसको सी तक रखा, मतलब इसके बाद जैसे मैंने उसको कोशिश किया कि नहीं मैं और ज़्यादा उसको ओवरलैप कराऊँ, और ज़्यादा उसको क्लोज लाऊँ, क्या हो गया, एनर्जी डिक्रीज कर गया। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है बच्चों, एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि बॉन्ड दोबारा टूटने लगा, मतलब देयर इज रिपल्सिव इंटरैक्शन डोमिनेट करने लगा। मतलब यहाँ पे रिपल्सिव इंटरैक्शन जो है वो डोमिनेट करने लगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां तक डोमिनेट करने लगा, मतलब तुम बॉन्ड को बनाते गए एक सर्टेन लेवल तक। मतलब सी में क्या था, रिपल्सिव इंटरैक्शन और अट्रैक्टिव इंटरैक्शन दोनों बैलेंस कंडीशन में था। मतलब सी में क्या था, रिपल्सिव इंटरैक्शन इज इक्वल टू क्या था, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, मतलब ये दोनों एकदम बैलेंस सिचुएशन में था। क्लियर हो रहा है बच्चों, यही तो है बॉन्डिंग। वीबीटी कह रहा है कि जब रिपल्सिव इंटरैक्शन और अट्रैक्टिव इंटरैक्शन दोनों बैलेंस स्टेट पे हो तभी बॉन्डिंग पॉसिबल है और मॉलिक्यूल्स तभी एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है कि जब बॉन्डिंग, जब दो एटम्स आपस में अप्रोच कर रहा है तो कहाँ तक अप्रोच करेगा, कहाँ तक क्लोज जाएगा, ठीक है, कहाँ तक क्लोज जाएगा, जब तक ना उसका रिपल्सिव इंटरैक्शन इज इक्वल टू अट्रैक्टिव इंटरैक्शन दोनों बराबर हो जाए, तब तक ये क्लोज आ सकता है। उससे ज़्यादा अगर क्लोज लाने की कोशिश करोगे तो इतना ज़्यादा क्लोज आने से सेम चार्ज न्यूक्लियस क्या करेगा, रिपल्शन करने स्टार्ट कर देगा और दोबारा एटम्स भागने लगेगा दूर और बॉन्ड टूटने लगेगा। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी करने के लिए हम लोगों को कितना एनर्जी लगा था, 433 किलो जूल ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ा था। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जर्नी करने के लिए हमको 433 किलो जूल ऑफ एनर्जी
का रिलीज जरूर करना पड़ा होगा, तब जाके ये बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। ओके, अच्छा अब देखो यहां पे जब मिनिमम, यहां पे क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी, ध्यान से नोटिस करो यहां पे इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर सी में मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी, यहां पे क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी है। तो जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी तभी होगा जब वो एनर्जी मिनिमम कर पाएगा। मतलब बॉन्डिंग तभी स्टेबल होता है, वो बॉन्ड तभी टिकाऊ होता है जब उसमें एनर्जी कम होता है। समझ में आ रहा है? एनर्जी ज़्यादा होने पे बॉन्ड स्टेबल नहीं हो पाता है, बॉन्ड हमेशा टूट जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है, ये इसको दिमाग में हमेशा रखोगे। ओके, अच्छा देखो, तो जब ये दोनों, ये सिचुएशन सी में आया होगा तो क्या इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस का जो सेंटर है बच्चों, ये दोनों एटम्स का, दोनों एटम, पार्टिसिपेटिंग एटम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का जो सेंटर है, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ कहाँ से आता है? तो इसका एट दिस, जो दोनों सेंटर पे जो लिया गया, इसका बॉन्ड लेंथ जो लिया गया, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस का सेंटर का जो लेंथ है, इसको बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं। देखा गया हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर। समझ में आ गया? मतलब जब तुमने दो हाइड्रोजन एटम को क्लोज अप्रोच किया, सी तक लेके गया, तो उसमें से 433 किलो जूल ऑफ एनर्जी निकल गया। ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और इसका बॉन्ड लेंथ कितना हुआ? जब मिनिमम एनर्जी था और मैक्सिमम स्टेबिलिटी था, उस टाइम में जो दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बना वो हो गया बॉन्ड लेंथ, जिसको हम लोग 74 पिकोमीटर फॉर हाइड्रोजन के लिए है। अब क्लियर हो रहा है? सो इस तरह से वीबीटी एक्सप्लेन करता है कि जब कोई एटम्स आपस में बॉन्डिंग करता है, आपस में अप्रोच करता है, तो पहले क्या होता है? पहले अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, पहले अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे मान के चलो माउंट एवरेस्ट देखते हैं, तो माउंट एवरेस्ट दूर से अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अगर तुम वहाँ पे जाने जाओगे, जितना क्लोज जाओगे उतना सोचोगे कि कहाँ आ गया मैंने। ठीक है, तो कुछ चीज़ होता है ना, दूर से अच्छा लगता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे दूर से अच्छा था, तो वो क्लोज आ रहा था, तो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा था। जैसे जैसे जितना क्लोज आ रहा था, तो दोनों चार्ज में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगा। तो मतलब क्या है, दो एटम्स को हम लोग एक सर्टेन लेवल तक ही ला सकते हैं जहाँ पे उसका मिनिमम एनर्जी होगा, और जो उसका मिनिमम एनर्जी होगा वही तो होगा स्टेबल जोन, और वही बॉन्ड को दिखाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या देख रहे हैं कि हमेशा वही बॉन्ड स्टेबल होता है जो बॉन्ड का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग ऑर्बिटल्स ओवरलैप को समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग और वीबीटी में क्या, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है। चलो देखो, सो नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक होगा केमिकल बॉन्ड एंड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्ड एंड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। देखो, सबसे पहले जब बॉन्ड दिखाया जाता था बच्चों, दिस इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, जहां पे बॉन्ड को एक डैश से दिखा दिया जाता था, मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन का कंसेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हाइड्रोजन का सबसे पहले बॉन्डिंग इस तरह से दिखाया जाता होगा, एक डैश लाइन देखे। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग एक डैश देते थे और इस डैश को हम लोग बॉन्ड कहते थे, एज इफ कोई सच में कोई जैसे पिलर है या नहीं तो ब्रिज है जो दो बॉन्ड को पकड़ के रख रहा है। ठीक है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ये ओल्ड मेथड था। उसके बाद हम लोग का लुइस ने आया, लुइस
ने क्या बताया, लुइस बोल रहा है कि नहीं ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लुइस ये है बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन्स बीच में है, यही है बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे है, वीबीटी में। तो वीबीटी क्या कह रहे हैं, वीबीटी कह रहा है कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये ओवरलैप कर रहा है ऑर्बिटल्स, और ये है ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। बच्चों ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाया हुआ है, ध्यान से समझोगे, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ फ्लो कर रहा है, इस सब को हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड से दिखा रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, ये है ओवरलैप किया यहाँ पे, ये देखो ओवरलैप किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन था वो कहीं ना कहीं सेंटर में आके यहाँ पे ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप किया है वो घूम रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच जाके सिचुएटेड या इंक्रीज हो गया है। फिर से बता रहे हैं, बहुत अच्छा से समझोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं दोनों न्यूक्लियस का बीच में जाके मैक्सिमम हो गया है। कहाँ हो गया, दोनों के बीच में जाके, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जाके मैक्सिमम हो गया है। अब बच्चों सोचो, अगर नेगेटिव चार्ज बीच में आ जाए तो क्या ये रिपल्शन होगा ना अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से, रिपल्शन तो नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब तब ये बॉन्डिंग स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर गया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो था क्लाउड, ये यहाँ पे सेंटर में, दोनों न्यूक्लियस का सेंटर में क्या हो गया, जाके घूमने लगा, मैक्सिमम हो गया, डेंसिटी वहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, ये ना तो ये न्यूक्लियस इसको रिपल्शन कर पा रहा है उतना ज़्यादा, और ना ये न्यूक्लियस इसको ज़्यादा रिपल्शन कर पा रहा है, क्योंकि बीच में कौन आ गया, बीच में तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो ये मौज मस्ती में रहने लगे और इस तरह से बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो वीबीटी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ओवरलैप कर रहा है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है, और जिस वजह से जब भी बॉन्डिंग हो रहा है तो ऑर्बिटल ओवरलैप जब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का सेंटर में आ जा रहा है, दो न्यूक्लियस का बीचों बीच आ जा रहा है। इस तरह से बॉन्ड को ये और ज़्यादा स्टेबल कर दे रहा है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये गया बच्चों हम लोग को वीबीटी थ्योरी का मॉडर्न एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे आता है। जैसे अभी तक तो हम लोग को ये समझ में आ ही गया होगा कि वीबीटी किस चीज़ से डील कर रहा है। वीबीटी डील कर रहा है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ लेकर ये डील कर रहा है, जो कि लुइस नहीं बता पा रहा था। लुइस सिंपल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, एक डॉट दे के बैठा दे रहा था, बोल रहा है यही इलेक्ट्रॉन है, इसी को ले लो, यही बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है हमेशा, ठीक है। सो जैसे वीबीटी क्या कह रहा है कि वीबीटी बोल रहा है कि देखो बाबू, जब ओवरलैप हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स अप डाउन इसी में मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अप डाउन इसी में मूव कर रहा है। हाँ, दो ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर गया, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर गया, और ये इसी में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं ना कहीं दो न्यूक्लियस का सेंटर में आके इंक्रीज कर गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया, जिससे इसका और इसके बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो गया। वो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन के वजह से वो क्या हो गया, एक स्क्रीन जैसा बन गया, ठीक है, और इसको ज़्यादा स्टेबल बना दिया। एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन है तो ऑपोजिट स्पिन वाला होना है, मतलब जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उसको भी हम लोग को ऑपोजिट स्पिन में लेना है। ये पॉलिंग रूल्स का, पॉलिंग एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जो कि चैप्टर नंबर 2 में तुम लोग किया हो, कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं घूम सकता है, रिपल्शन होगा, ठीक है।
इसको हम लोग को ऑपोजिट स्पिन में रखना है। ये देखो ऑपोजिट स्पिन, तो यहाँ पे भी मैंने ऑपोजिट स्पिन में रखा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा था, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, चलो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है VBT से, H2 बनता है, why H2 is formed but not H3 और H4। चलो देखो, हम लोग देखते हैं कि H2 बनता है, H3 का भी देखे हो, H4 का भी देखे हो, नहीं बनता है। तो VBT क्या कह रहा है? VBT बोल रहा है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s1 इसका इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो 1s1 मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना है? एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये किसी और एक हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो कि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन होगा उसके साथ ओवरलैप कर, बच्चों ओवरलैप को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। ओवरलैप करके ये H2 बना रहा है, क्योंकि इसके पास एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जो कि ये हाइड्रोजन H2 बनाने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके पास और इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसीलिए ये H3 H4 नहीं बना सकता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि VBT क्या कह रहा है? VBT कह रहा है कि किस एटम का कितना उसका वैलेंसी है, ये डिटरमाइन करता है उसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1 था, इसीलिए ये एक ही बॉन्ड बना पा रहा है, 2 बॉन्ड को नहीं बना पा रहा है। उसी तरह अगर हम पूछ ले कि He हीलियम क्यों मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, वाई नॉट He2 इज पॉसिबल, वाई नॉट He2 इज पॉसिबल। He मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाता है? देखो He में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2, तो 1s2 मतलब क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो नो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ही नहीं, नो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो ये बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, ये बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा है कि ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ये ऐसे में ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ रहा होगा? चलो अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओवरलैपिंग कैसे कैसे होता है, देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकता है? देखो एक होता है S और S में ओवरलैपिंग, ठीक है, S और S के बीच में ओवरलैपिंग हो सकता है। तो S के बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगा? जैसे ये हो गया न्यूक्लियस और ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया, ठीक है, ये एक s ऑर्बिटल है, ये है न्यूक्लियस और ये और एक s ऑर्बिटल मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ, तो ये ओवरलैप जब करेगा SS ओवरलैपिंग, तो ये कुछ इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में है और ये देखो मैं यहाँ पे इसका ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ऑर्बिटल्स जो है ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे। क्लियर हुआ? ये एक तरह का ओवरलैप हुआ, ये SS ओवरलैपिंग है, तो ये S ओवरलैपिंग हो गया। क्लियर हो रहा है? दिस इज SS ओवरलैपिंग, ओके, दिस इज SS ओवरलैपिंग, ठीक है। नंबर 2, और किस तरह का ओवरलैप हो सकता है? SP, अच्छा देखो S और P ओवरलैप हो सकता है। S हमेशा स्पेरिकल शेप होगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ये न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। अच्छा P कैसे होता है बच्चों? P में तो 3 ऑर्बिटल्स होता है, जैसे Px, Py, Pz, Px, Py, Pz 3 ऑर्बिटल होता है, मतलब तीनों एक्सिस पे होगा,
ठीक है, तीनों एक्सिस पे होगा, समझ में आ रहा है। तो मैंने एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना लिया, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये मेरा हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक p ऑर्बिटल्स को मैं ले रहा हूँ जो कि z एक्सिस पे है, ठीक है, और ये ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। z एक्सिस में जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप कर, जनरली z ऑर्बिटल पहले पार्टिसिपेट करता है और सिग्मा बॉन्ड, या बाद में बताएंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है। देखो साइड वाइज नहीं, हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, सॉरी। तो ये क्या होगा, ये किस तरह से ओवरलैप करेगा, ये देखो s ऑर्बिटल है और ये हो गया इसका ओवरलैपिंग, तो इसको sp ओवरलैपिंग हम लोग कहेंगे। ये हो गया s और p का ओवरलैपिंग, तो ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गया इसका सेंटर, ये इसका न्यूक्लियस का सेंटर है और ये इसका न्यूक्लियस का सेंटर है, मतलब ये p ऑर्बिटल का न्यूक्लियस का सेंटर है और ये s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस का सेंटर है, और ये हो गया sp ओवरलैपिंग। अब आते हैं तीसरा तरह का ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग भी हो सकता है। तो pp ओवरलैपिंग कैसे होगा, pp ओवरलैपिंग हो सकता है z में भी हो सकता है, x में हो सकता है, y में हो सकता है, राइट। तो कोई एक ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग z ही ले लेते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे फिर से 1 2 3 एक्सिस बना लिए, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्बिटल लिया p ऑर्बिटल, ये है इसका न्यूक्लियस, ओके, प्लस मैंने और एक ऑर्बिटल लिया z एक्सिस पे, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये दोनों ओवरलैप किया, साइड बाय साइड ये ओवरलैप किया, ठीक है, ये प्लस साइन दिया कि दिखाने के लिए कि ये ओवरलैप कर रहा है, ओके। तो जब ये ओवरलैप करेगा तो एक चीज़ बच्चों बता देते हैं, हमेशा एक ही एक्सिस पे ओवरलैप कराओगे, ठीक है, एक ही एक्सिस पे यहाँ पे ओवरलैपिंग कराओगे। z एक्सिस में देखो किस तरह से ओवरलैप हो रहा है, लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है। तो लीनियर ओवरलैपिंग होगा तो कैसा होगा, हेड ऑन ओवरलैप होगा, मतलब एक ऐसा होगा और एक ऐसा आ रहा है, मतलब एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ। तो ये बच्चे हो गया pp ओवरलैपिंग, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से कहाँ पे आ रहा है, इसको न्यूक्लियर एक्सिस कह रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है, ठीक है, इसको हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे आ जा रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आ जा रहा है। क्लियर हो रहा है, ओके। चलो और एक तो होता है बच्चों, ये तो मैंने लीनियर ओवरलैपिंग दिखाया, ठीक है। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग भी इसका पॉसिबल है। तो नंबर 4 मैं p साइड वाइज दिखाता हूँ, ये मैंने लीनियर दिखाया, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ साइड वाइज या साइड वेज, ठीक है। देखो साइड वेज क्या होता है, साइड वेज में क्या होगा कि जो साइड बाय साइड लेगा, ठीक है, इसमें जैसे लीनियर हो रहा था उसमें लीनियर नहीं होगा बल्कि उसमें साइड वाइज होगा। तो मैं बना लेता हूँ इस तरह से, ओके, चलो इसको बना लिए, एक यहाँ से निकला, तो इसको मान के चलते हैं कि x है, ये मेरा z है और ये मेरा y आ गया, ठीक है, x y z ऐसे करके मान लिए कुछ, या कह सकते हो कि पी वाई मान लेते हैं इसको, चलो y मान लिए, तब आसान हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली x हो जाएगा, ओके। तो सोच के लो कि और एक यहाँ पे y एक्सिस वाला, ये देखो, रुको, तो और एक यहाँ पे y एक्सिस का जो लॉब्स है इसको मैंने लिया, तो ये ओवरलैप कर रहा है, ये भी y एक्सिस में है, ये x एक्सिस में, ये z एक्सिस में। तो देखो इस तरह से ओवरलैप किया, साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैप करने से होता क्या है, मैं दिखाऊंगा कि साइड वाइज ओवरलैप करने से ऐसा स्ट्रक्चर आएगा बच्चों, ऐसे करके ओवरलैपिंग होता है, ऐसे, ये देखो ऐसे ओवरलैपिंग होता है,
ठीक है, मतलब दो ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर सेंटर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, दोनों का न्यूक्लियस है और दोनों ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इसका रिजल्ट होगा ये, समझ में आ रहा है, ये साइडवाइज ओवरलैप करेगा। तो देखे हैं बच्चों, देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग दो तरह का होगा, एक होगा साइडवाइज जो कि साइड बाई साइड ओवरलैप कर रहा है, साइडवाइज माने साइडवाइज ओवरलैप करेगा, और एक होगा हेड टू हेड या लीनियर ओवरलैपिंग करेगा। ओके, समझ में आया कितना टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होगा? तो ओवरलैपिंग होगा, एक होगा साइडवाइज एस 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 पी, ठीक है, पी जेड, ये हमेशा साइडवाइज ओवरलैप करेगा। ओके, सॉरी, पी जेड हमेशा तुम्हारा हेड ऑन ओवरलैप करेगा, मतलब लीनियर ओवरलैप करेगा, और पी एक्स पी वाई ये हमेशा साइडवाइज ओवरलैप करेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया है, क्लियर हुआ है? अच्छा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इससे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग कितना टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है? ओके, चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आप तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग बच्चों दो तरह का बॉन्ड बनेगा, एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई, ठीक है, एक होगा पाई, एक होगा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होगा और एक होगा पाई बॉन्ड। चलो अब इसको समझते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड बच्चों तब बनता है जब लीनियर ओवरलैपिंग होगा। लीनियर मतलब हेड ऑन ओवरलैप, इसको हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं, तब सिग्मा बनता है, ठीक है। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्डिंग होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग होता है और सिग्मा ओवरलैपिंग से बनता है। तो सिग्मा ओवरलैपिंग कब कब हो सकता है? ठीक है, देखो सिग्मा ओवरलैपिंग हमेशा एस और एस के बीच में होगा, एस और पी के बीच में होगा, पी जेड और पी जेड के बीच में ये हमेशा सिग्मा ओवरलैपिंग दिखाएगा, ठीक है। पाई ओवरलैपिंग एस और एस के बीच में कभी नहीं हो सकता है, एस और पी के बीच में भी कभी नहीं हो सकता है, ये आइदर पी एक्स के बीच में होगा या पी वाई के बीच में पाई ओवरलैपिंग हमेशा होता है, ठीक है। तो मैंने अभी ओवरलैपिंग सिखाया था, जस्ट मैंने अभी दिखाया कि किस तरह से ओवरलैपिंग होता है, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा और एक तुम्हारा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं सिग्मा ओवरलैपिंग और पाई ओवरलैपिंग का कुछ केस स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बनाते बनाते उसका कैरेक्टर भी बताते रहूँगा कि कैसा होता है नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनता है? बाय सिग्मा ओवरलैपिंग। जब सिग्मा ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सिग्मा का साइन दे सकते हो इस तरह से। देखो बच्चों, जैसे एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, तुमने एक एस ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस है, और एक एस लिया, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये ओवरलैप करके कैसे ओवरलैप किया? हेड ऑन ओवरलैप किया। इसको हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। ऐसा ओवरलैप हुआ, ये ऐसा जाके ओवरलैप कर गया, इसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। इसका एक रियल एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हाइड्रोजन में H2 में ये 1s1 हो गया और 1s1 हो गया, दोनों हाइड्रोजन में 1s1 करके रहता है, तो ये मेरा H2 बन गया, ठीक है। इस तरह से H2 बन गया। और ये देखो न्यूक्लियस, इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोग जो भी है, या बॉन्ड एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मा ओवरलैपिंग हो गया। तो एस हमेशा सिग्मा ओवरलैपिंग ही कर पाता है, ओके। इसके बाद आता है एसपी। एक एस ऑर्बिटल लिए, एस और पी ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा में एक एस है
और एक p ऑर्बिटल लिए, p ऑर्बिटल p z वाला लिए, ठीक है, z एक्सिस वाला लिए, तो ये दोनों को मैं ओवरलैप करा रहा हूँ, तो क्या बनेगा s और ये देखो ये साइड वाइज ओवरलैप किया, तो ये बन गया sp ओवरलैपिंग, ठीक है, ये बन गया sp ओवरलैपिंग, ये हो गया s और p के अंदर में ओवरलैपिंग। जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में s और p ओवरलैप करता है, वो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे PZ जब ओवरलैप कर रहा है s के साथ तो वो sp सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ओवरलैपिंग, ये हो गया। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF ले लिए, तो HF में क्या होता है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1s1 और फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का है 9, तो 1s2 2s2 2p5 हो गया, राइट। अब 2p5 को ले लेते हैं, 2p5 में देखो एक तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये मेरा हो गया px py pz हुआ ना। तो ये 1s1 किसके साथ जाके ओवरलैप करेगा बच्चों, बताओ, ये 1s1 हाइड्रोजन का, ये जो 1s1 है ये इसके साथ ऑपोजिट स्पिन में जाके ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया sp ओवरलैपिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस तरह से बन गया, समझ में आ रहा है। तो ये sp ओवरलैपिंग इस तरह से पॉसिबल है, तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। हमेशा याद रखोगे दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दो सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बनता है। ओके, इन बिटवीन टू एटम्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, नॉट मोर देन वन, एंड द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ओके, तो ये sp मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं pp में, चलो p का दिखा देते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो p में मैंने क्या कहा था, pz फॉर्म कर सकता है जो सेम एक्सिस पे होगा, तो जैसे pz लिया और pz लिया, ठीक है, तो सिग्मा ओवरलैपिंग दिखा रहा है। तो ये एक सिंपली मैं दिखा दे रहा हूँ, एक pz वाला लिए, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक pz वाला लिए, ये भी इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो दोनों ओवरलैप किया, ओवरलैप करके कुछ इस तरह का बनाया, ठीक है, ये देखो ये दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जा रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा बढ़ जा रहा है। अब आते हैं इसका स्ट्रेंथ के बारे में। सिग्मा बॉन्ड कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ बॉन्ड होता है और इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं अबाउट द एक्सिस। तुम दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड हुआ है तो मैं सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज रोटेटेबल एंड सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट। सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए पाई बॉन्ड बनना जरूरी नहीं है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए पाई बॉन्ड बनना जरूरी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड खुद से ही बन सकता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड को कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाय द हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, इस तरह का ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं, ठीक है, और ये रोटेट कर सकता है इन बिटवीन द टू एटम्स, तुम इसको घुमा सकते हो, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है किसमें, पाई बॉन्ड के लिए। अब पाई बॉन्ड का हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, पाई बॉन्ड के लिए क्या होता है बच्चों, पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बाय पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग, हमेशा याद रखोगे साइड वेज ओवरलैपिंग, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तब पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर हो रहा है, ओके। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो एक px और px वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरा एक px मैंने लिया, ये और एक px के साथ ओवरलैप किया,
ये और एक px के साथ ओवरलैप कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये साइडवाइज ओवरलैप को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं जोड़ के, हाँ। तो ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये ओवरलैप कर रहा है, इसको फाइनली तुम लोग यहाँ पे नहीं जोड़ना, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था, तुम लोग इसको यहाँ पे जोड़ के इस तरह से दिखाओ। दो तरह से दिखा सकते हो, आइदर इस तरह से दिखा सकते हो और यहाँ पे न्यूक्लियस दे देना सेंटर में, ये न्यूक्लियस है, और नहीं तो इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। सो इट्स बेटर हम लोग इस तरह से दिखाएं, तो इसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो पाई बॉन्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये पाई के जैसा देखने में लगता है। पाई को इमेजिन कर लो, पाई कैसा होता है? ऐसा होता है देखने में, राइट। तो ये पाई के जैसा देखने में होता है, क्योंकि साइडवाइज ओवरलैप कर रहा है पाई के जैसा, तो इसीलिए इसको पाई बॉन्ड कहा जा रहा है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। पाई बॉन्ड कैसे बना? पाई बॉन्ड बना साइडवेज ओवरलैपिंग से। क्लियर हुआ? ओके। चलो अब अगर मैं इसको PZ कर देता, PZ में तो होगा ही नहीं पाई बॉन्ड, PY कर देता, तब भी पाई बॉन्ड हो जाता। PY करने से भी पाई बॉन्ड हो जाता। समझ में आया ना? मजे की बात है कि पाई बॉन्ड कभी अकेला नहीं बनता है। पाई बॉन्ड बनने से पहले हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी होता है। मतलब दो एटम के बीच में द फर्स्ट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड इज नॉट इंडिपेंडेंट। पाई बॉन्ड बनने के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। अगर पाई बॉन्ड है, सपोज ये एक एटम है और ये एक एटम है, जो पहला बॉन्ड बना बच्चों वो है सिग्मा बॉन्ड, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर ये दोनों एटम के बीच में अगर दूसरा बॉन्ड बन रहा है तब वो पाई बॉन्ड होगा, तब ये सिग्मा और इस बॉन्ड को मिला के पाई बॉन्ड होगा। क्लियर हो रहा है? ओके। मतलब सपोज दो एटम के बीच में जो पहला सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनता है, दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनेगा, सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, जो पहला बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, वो इस तरह से ओवरलैप करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है, कुछ एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो डबल बॉन्ड वाला केस में क्या हो जाएगा? एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। चलो एक तो डबल बॉन्ड कैसे पाई बॉन्ड बनता है देख लेते हैं। जैसे O2 बच्चों देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, O2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल्स में इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? सबसे पहले O का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p, कितना होगा? 4, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है बच्चों? कि सबसे पहले तो इसका हाफ फील्ड कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4। ये देखो मैंने इसका बनाया, तो ये हो गया ना px py pz, ठीक। तो मतलब दो हाफ फील्ड है, तो कहीं ना कहीं से और एक अगर मैं ऑक्सीजन यहाँ पे लगाता 1s2 2s2, ओके, तो 2p4 करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ओके, 1 2, चलो ठीक सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं, 1 2 3 और ये गया 4। तो कहीं ना कहीं से ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, px py। तो ये तो क्या होगा ना, पाई ऑर्बिटल्स बच्चों हमेशा क्या होता है, जो एक्सिस होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उसका परपेंडिकुलर होता है, उसका हमेशा 90 डिग्री में बनता है, उसका हमेशा 90 डिग्री में बनता है। मतलब देखो ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, अच्छा से समझो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे बन रहा था, मतलब अबाउट द एक्सिस बन रहा था। लेकिन पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहता है, मतलब 90 डिग्री में रहेगा। पाई बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और पाई बॉन्ड में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई बॉन्ड में होता है। एंड दिस इज द मेन रीजन कि पाई बॉन्ड को हम लोग रोटेट नहीं कर पाते हैं।
पाई बॉन्ड को हम लोग कभी भी, जैसे सिग्मा बॉन्ड को तुम रोटेट कर सकते हो दो एटम के बीच में, लेकिन पाई बॉन्ड को हम लोग रोटेट नहीं कर पाएंगे। पाई बॉन्ड को रोटेट करने जाएंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ, चलो समझते हैं इसको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से ही लेके। तो यहाँ तक तो देख रहे पी वाई पी जेड फॉर्मेशन हुआ है। चलो तो देखते हैं, देखो तीनों एक्सिस बना लेते हैं। ये मेरा जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस लिए, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस वाला पी जेड पी एक्स, और ये हो गया पी वाई। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे पी जेड सबसे पहले ओवरलैप कर रहा है, मतलब पी जेड और मैं और एक पी जेड को लिया मैंने, सबसे पहले इसको ओवरलैप करा दिया। ठीक है, तो इसमें भी जरूर तीन एक्सिस तो होगा यहाँ पे बच्चों, राइट। तो अगर ये मेरा पी जेड हुआ और ये पी एक्स हो गया तो ये पी वाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो पी वाई ओवरलैप कर रहा है, तो पी वाई ओवरलैप करेगा, ऐसा जाएगा, मतलब ये और ये ओवरलैप कर रहा है। अच्छा से देखो पी जेड कैसे ओवरलैप किया, ये देखो पी जेड हेड ऑन ओवरलैप किया, ऐसे करके ओवरलैप किया ना, पी जेड ऐसे करके ओवरलैप किया। पी वाई कैसे ओवरलैप किया, देखो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो था, एक्सिस जो था उसका परपेंडिकुलर, ये देखो ऊपर और नीचे, मतलब ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में, ये गया, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे है और यहाँ पे ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है पाई बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड परपेंडिकुलरली इसका ऊपर है और परपेंडिकुलरली इसका नीचे है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पैरेलल रहना होगा, दोनों ऑर्बिटल्स को पैरेलल रहना होगा, तभी पाई बॉन्ड बना पाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट है, पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंट नहीं है। पाई बॉन्ड को तुम रोटेट नहीं कर सकते हो, हम लोग इसको रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है, देखो पार्शियली फील्ड है, पूरा फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ यही है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पाई बॉन्ड इज पार्शियल, सिग्मा बॉन्ड इज कंप्लीट। सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट होता है, पाई बॉन्ड लेकिन पार्शियल होता है। पाई बॉन्ड इज अ वीकर, ये कमजोर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज कमजोर बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह से पिक्टोरियल नोटेशन हम लोग लिख सकते हैं कुछ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो मैं साथ ही साथ मैं बॉन्ड डायग्राम भी बनाता हूँ, ये पिक्टोरियल नोटेशन क्या होता है ये भी बता दूंगा, और उसका साइड बाय साइड हम लोग मैं ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो भी डायग्राम मैं बनाते जाऊंगा। ठीक है बच्चों, पिक्टोरियल नोटेशन में हम लोग ऑर्बिटल्स को एज ए बॉक्स डिनोट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ याद रखो, एज ए बॉक्स डिनोट करेंगे, या तो कुछ कुछ में जगह में तो इसको एज ए सर्कल भी डिनोट करते हैं, और इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों उसको ऑपोजिट स्पिन में रखेंगे और हाफ फील्ड रखेंगे। ठीक है, और ओवरलैपिंग को डॉटेड लाइन या डैश लाइन से दिखाएंगे। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हो गई ऑपोजिट स्पिन में होगा हमेशा। ठीक है, जनरली ऑर्बिटल के अंदर में ऑपोजिट स्पिन वाला ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, और ये जो होगा इसको डैश लाइन से हम लोग, डॉटेड लाइन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी। तो चलो हम लोग समझते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का फॉर्मेशन से। चलो मेरे साथ साथ तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में 1s1 एक है, तो 1s1 के लिए बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया, और एक 1s1 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। तो VBT क्या कर रहा है कि ये ओवरलैप कर रहा है। ये देखो मैं डॉटेड लाइन से इसका ओवरलैपिंग दिखाया। ठीक है, तो ये बन गया H2। ठीक है, ये बन गया H2। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ
डॉट देके ये दोनों ऑर्बिटल को कंपेयर करके ऐसे कर दिया तो ये मेरा बन गया H2 का कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल 1s1 1s1। तो अब खुद से डिसीजन लो, ये कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये देखो S और S 1s1 1s1, तो दोनों ओवरलैप किया और कौन सा बॉन्ड बनाया बच्चों? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। क्लियर हो गया? तो आप समझ में आ रहा है VBT का एप्लीकेशन कहाँ है? ओके, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? ओके, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। जो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो तक बना रहेगा ऑब्वियसली लोग बहुत कुछ सीख जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। चलो F2 मॉलिक्यूल का डिस्कस कर लेते हैं। F2 मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? फ्लोरीन का है 9, तो 1s2 2s2 2p5 आ रहा है। ठीक है बच्चों, हमेशा लास्ट वाला ऑर्बिटल को लेंगे। तो 2p5 को हम ले रहे हैं, हाँ 2p5 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो, एक 1 2 3 4 5, ठीक है। हमेशा पहले मोनो डायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को दोगे। ये एरो जो है, ये एरो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाफ फील्ड नजर आ रहा है। मुझे बनाना क्या है? F2 बनाना है। तो मुझे जरूर और एक फ्लोरीन लगेगा 1s2 2s2 2p5। तो इसमें भी केस क्या होगा? इसको मैं यहाँ लिखूँगा 1 2, चलो पहले फिल करते हैं 1 2, इसको ऑपोजिट स्पिन दे देंगे बच्चों, हाँ 3 4। तो देखो ये ऑपोजिट स्पिन है, तो ये ऑपोजिट स्पिन जरूर ओवरलैप किया होगा, ओके, और ये F2 बनाया होगा। समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा, इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो कौन सा आ रहा है? Px Py Pz। तो Pz खाली यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, मतलब फ्लोरीन में क्या होगा? खाली Pz जो होगा वो ओवरलैप करेगा। Pz जो है, ये देखो Pz जो है ये दोनों का ओवरलैप कर रहा है, मतलब Pz ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और बाकी जो है ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ओके। Pz ओवरलैप करेगा, कंप्लीटली फील्ड वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? ओके, चलो इसके बाद HF मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल्स में जाते हैं। HF, तो H में बच्चों 1s1 होता है। फ्लोरीन में अभी मैंने लिखा था 1s2 2s2 2p5 होता है, ठीक है। तो 2p5 वाला क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2p5 वाला 1, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, 1s1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको ऑपोजिट स्पिन में लेना है, ठीक है। यह हो गया मेरा 1s1, तो इसको ओवरलैप करा दिए और ये बन गया HF। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है बच्चों? Px Py Pz, ठीक है। तो यहाँ पे Pz मतलब एक S हाइड्रोजन का 1s1 ये S, और Pz किसका? फ्लोरीन का। तो ये ओवरलैप किया है, ठीक है। तो ये हो गया। कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें भी सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं हुआ है, ओके। चलो नेक्स्ट H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। H2O, तो देखो ऑक्सीजन का सबसे पहले निकालते हैं। ऑक्सीजन 8 है, तो 1s2 2s2 2p4 हो गया। तो बच्चों 2p4 को हम लोग यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4, तो मतलब इसमें दो ऑर्बिटल्स अभी भी हाफ फिल्ड है, तो इसका वैलेंसी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो 1s1, तो 1s1 को मैंने एक 1s1 को यहाँ लिख दिया ऑपोजिट स्पिन देके, और एक तो 1s1 को मैंने ऊपर लिख दिया हाइड्रोजन को 1s1, तो एक 1s1 को मैंने यहाँ लिख दिया हाफ फिल्ड करके, ठीक है। अब ये पूरा ओवरलैप किया, ये इसके साथ ओवरलैप किया और ये इसके साथ जाके ओवरलैप कर दिया।
तो पी एक्स पी वाई और पी जेड बन गया। ठीक है, अब खुद से डिसाइड करो ये कौन सा बॉन्डिंग होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्डिंग होगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन किसके किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, पी जेड के साथ और पी वाई के साथ। तो चलो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर ना। तो ये मेरा बन गया ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा एक्सिस के वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, z और y। तो ये ऑक्सीजन का z वाला मैंने ऑर्बिटल वाला p वाला लॉब्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये नोडल पॉइंट है, न्यूक्लियस सेंटर। ओके, और यहाँ पे y भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये मैंने y का भी मैंने यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं से z के साथ कौन बॉन्डिंग कर रहा है बच्चों, z के साथ कौन बॉन्डिंग कर रहा है, pz के साथ। ये देखो s जा रहा, तो मैंने एक पेयर यहाँ पे मैं दूंगा, क्लियर हो रहा है, एक पेयर मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, और एक पेयर कहाँ देंगे, और एक पेयर ये y पे दे देंगे ना, ये y पे दे देंगे। तो ये y पे भी ये ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे भी एक 1s1, मतलब s और s, एक z में जा रहा है और एक y में जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग होगा, s क्या पाई बॉन्डिंग बना सकता है, नहीं बना सकता, तो ये सिग्मा ओवरलैपिंग हो गया। तो दिस इज सिग्मा ओवरलैपिंग। अब इंटरेस्टिंगली देखो इसका शेप कैसे आ रहा है, क्या यहाँ से हम लोग शेप बता सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री में है ना ये। तो देखो जो जितना भी एंगल्स होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में लोन पेयर भी होता है। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह क्या करेगा, हाइड्रोजन से ना इलेक्ट्रॉन्स को अपना और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को, ये तो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से जैसे ही अपना और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बच्चों, होगा क्या ना, इसमें प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब दो प्लस चार्ज ज़्यादा क्लोज आने से क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये थोड़ा फैल जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा ये 104 डिग्री, 104.5 डिग्री हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए था, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो बीच में ऑक्सीजन है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपना ओर खींच ले रहा है, तो इसके ऊपर एक प्लस, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज डेवलप हो गया, तब ये दोनों में रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने से क्या होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे फैल जाएगा, बेंड शेप हो जाएगा। तो इसका शेप हो गया बेंड शेप, बेंड शेप हो जाएगा, और 104 डिग्री। देखो ये बेंड शेप है, देखो है ही ना बेंड शेप, ऐसे करके ओ ये देखो, ये हो गया बेंड शेप। ठीक है, ये बेंड शेप हो गया, क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट और एक दो कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये सब टॉपिक बच्चों प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग O2 मैंने बता दिया था। अब हम लोग नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, नाइट्रोजन N2, N7 होता है, 1s2 2s2 2p, कितना होगा 1 2 3 4, हाथ में और 3 इलेक्ट्रॉन रहा, तो मतलब 2p3 हो गया। ठीक है, तो 2p3 में मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना हुआ, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैं और एक n ले लूँ तो 1s2 2s2 2p3, तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 2 3। अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखो बच्चों, px py और pz, तो pz क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने क्या कहा था कि पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, और उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब px और py ये हमेशा ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। चलो देखते हैं, समझते हैं।
सबसे पहले मैं कोई एक नाइट्रोजन का बॉन्डिंग बना लेता हूँ। तो ये मेरा PZ हो गया, तो मैंने इसको PZ बनाया, ये मैंने PX बनाया और ये मैंने PY बनाया। ठीक है, तो PZ से PZ ओवरलैप किया। ठीक है, PZ से PZ ओवरलैप किया। ये एक नाइट्रोजन का है, ये एक नाइट्रोजन का है, तो PZ से PZ ओवरलैप करने से क्या बना, बोलो ये क्या बना? PZ से PZ ओवरलैप करने से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, समझोगे अच्छा से। ठीक है, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। अच्छा, यहाँ पे एक PX है, यहाँ पे PY है। अब पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब और तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता दो नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियस है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखो PY बॉन्ड बना रहा है, तो PY यहाँ पे एक बन रहा है, PY यहाँ पे भी एक बन रहा है। अब PY कैसे ओवरलैप करेगा? साइड वाइज ओवरलैप करेगा। तो मैं साइड वाइज ओवरलैप को इस तरह से दिखा देता हूँ। तो साइड वाइज ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड बना बच्चों, बताओ? पाई बॉन्ड बना, मतलब एक सिग्मा बना और एक पाई बन गया। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, अगर फिर सेकंड बॉन्ड बन रहा है तो वो पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला बॉन्ड होगा सिग्मा हमेशा, उसके बाद अगर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी PX बचा हुआ है, तो PX भी ओवरलैप किया है, PX भी ओवरलैप किया है, मतलब यहाँ पे और एक इस तरह से देंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे और एक ऐसे ओवरलैपिंग, तो इस ओवरलैपिंग को PX के साथ कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन लिया, तो यहाँ पे मैंने डबल लाइन ले लेता हूँ। PX के बीच में, PX के बीच में मैं डबल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो और एक पाई बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है? मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो पहला बॉन्ड बना था वो सिग्मा, दूसरा बॉन्ड बना था ये दोनों को मिला के पाई, और तीसरा बॉन्ड बना था ये को मिला के पाई। मतलब सिग्मा बीच में रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है, सिग्मा बीच में कॉमन है। ठीक है, तो पहले बॉन्ड जो बना वो सिग्मा, उसके बाद वाला पाई, उसके बाद वाला भी पाई। तो यहाँ पे देखो पहला बॉन्ड बना सिग्मा, फिर PY में पाई बना, और PX में भी और एक पाई बन गया। तो मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्डिंग और एक सिग्मा बॉन्डिंग मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो, आज का लास्ट स्ट्रक्चर एमोनिया का करते हैं, NH3। तो NH3 में क्या होगा? N7 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2p3 मतलब क्या है? मैं 1 2 3 PX PY और PZ ले रहा हूँ, तो 1 2 3 ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? अब तो समझ में आ ही गया होगा क्या हो रहा है, इतना सारा बनाए हम लोग। तो 1s1 कहीं ना कहीं 1s1 एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1s1 यहाँ दे दिए और एक 1s1 दे दिए यहाँ पे, तो ये 1s1 को इसके साथ ओवरलैपिंग करा दिए। ठीक है, और एक हाइड्रोजन दे दिए 1s1 करके, इसको कहीं ना कहीं इसके साथ ओवरलैप करा दिए, ऑपोजिट स्पिन देके ओवरलैप करा दिए। ठीक है, तो इस तरह से बन गया NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरह से NH3 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है? यहाँ पे तो मोर देन वन बॉन्ड बन रहा है, तो क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है? चलो चेक करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पाई बॉन्ड तो नहीं बनेगा, क्योंकि एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। एस हमेशा किस तरह से हेड ऑन ओवरलैप करता है, ये साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल है, स्पेरिकल है, तो इसीलिए यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, सारा क्या बनेगा? एस एस एस, सारा बोलो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे P ले लेते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे मैं P ले लेता हूँ, तो ये मेरा Z एक्सिस हो गया, ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस। एक इसका पूंछ पीछे दे देते हैं, अच्छा इसको भी थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, और ये हो गया। ठीक है, चलो
अब देखो यहाँ पे तीनों में एस 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 आ रहा है, मतलब एक एस यहाँ पे आ जाएगा, एक एस यहाँ पे आ जाएगा और एक एस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एक एस यहाँ, एक एस यहाँ और एक एस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? एस एस एस। अच्छा, तो इसका शेप कैसे हो गया? देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए था, मतलब ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये कैसा है? परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? बॉन्ड एंगल क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री है? ये अभी हम लोग को डिस्कस करना है। देखो बच्चों, होता क्या है कि एमोनिया में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द ये एक लोन पेयर होता है। बॉन्डिंग करने के बाद भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच जाता है, ठीक है। ये देखो एक लोन पेयर बचा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ऑन है? हाँ चलो ठीक है, ऑन है। चलो, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपना और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, इसको प्लस चार्ज डेवलप कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा? 90 डिग्री में, अगर 90 डिग्री में दो प्लस चार्ज है तो ये ज़्यादा रिपल्शन करेगा। अब रिपल्शन करने की वजह से, तो यहाँ पे 3 H प्लस दिख रहा है, तो 3 H प्लस में सोच लो कितना रिपल्शन हो सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट ये बॉन्ड 90 डिग्री से फैल जाएगा, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए था लेकिन 90 डिग्री से कहीं ज़्यादा हो जाएगा और ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा एक एक का 107 डिग्री, 107.5 डिग्री हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल। तो बच्चों इसका शेप कैसा हो गया? पिरामिडल शेप, ठीक है। ये देखो इसका शेप भी कैसा आ रहा है? पिरामिडल शेप, ओके। समझ में आ रहा है? तो एमोनिया का स्ट्रक्चर में कोई भी हम लोगों को पाई बॉन्ड नहीं मिल रहा है, हम लोग को सब सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। क्लियर हो गया? ओके। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि वीबीटी का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लगाए। ओके, वीबीटी का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या हुआ? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट कर रहा है तो बॉन्ड भी बना रहा है दो तरह का, एक है सिग्मा और एक है पाई। तो सिग्मा ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग भी इम्पॉर्टेंट है। जब सिग्मा ओवरलैपिंग हो रहा है तो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ओके। पाई ओवरलैपिंग हो रहा है तो साइडवाइज ओवरलैप है तो वो वीक हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा खुद में ही बन सकता है, ये पाई बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि पहला बॉन्ड तो पाई होगा, जब तक पाई पहला बॉन्ड तो सिग्मा होगा, जब तक सिग्मा नहीं बनेगा पाई नहीं बन सकता है। तो पाई बॉन्ड ऑलवेज डिपेंड ऑन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि जब तक एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक सेकंड वाला पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है। और हमेशा याद रखोगे कि दो एटम्स के बीच में हमेशा पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और सिग्मा बॉन्ड दो एटम के बीच में एक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि ये एक थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, ओके तो इसीलिए थोड़ा समझाना था, तो एक्सप्लेनेशन था। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे नाइस, थैंक यू, बाय बाय।